Assalamu alaikum dear students. I welcome all of you to this incredibly beautiful platform of Sky classes where myself Wasim sir will be discussing with you the chemistry portion of your test paper. So I'll be discussing the chemistry portion in which our syllabus was some basic concepts of chemistry and redox reactions. So let's get away with the question number 1. क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा हुआ बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इन द रेशियो ऑफ. एक तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है और आपको दूसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड. आपको दोनों का निकालना है इक्विवेलेंट मास. तो अगर मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन निकालूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना कार्बन का मास है, यहाँ पे कार्बन एक ही एटम है तो वो 12 हो गया. डिवाइड कर लेंगे हम बेटा 16 विच इज ऑक्सीजन का मास और मल्टीप्लाई करेंगे 8. तो 12/16 इंटू 8 जो होगा वो होगा बराबर बेटा ये 2 आएगा. 12/2 दैट वुड बी इक्वल टू 6. व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन का जो मास है वो है एक ही, तो एक एटम है तो 12 मास होगा. डिवाइड बाई 2 ऑक्सीजन है तो 32 मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से. सो दैट वुड बी इक्वल टू 12/4. 8 1 8 4 और 32. तो 12/4 जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 3. सो जो इक्विवेलेंट मास का रेशियो बनेगा वो 6 है वो 3 है. इक्विवेलेंट मास रेशियो वुड बी 2:1. तो ये हमारा रेशियो बनेगा इक्विवेलेंट मास का. सो इसका जो आंसर आएगा दैट्स क्वेश्चन पार्ट नंबर 3. क्वेश्चन सेकंड इज 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल कंटेन 50% एंड 40% मेटल. आपको 2 ऑक्साइड्स दिए मेटल के, एक में मेटल का 50% होता है और दूसरे में मेटल का कितना परसेंट है बेटा? 40% ऑफ द मेटल रेस्पेक्टिवली. इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज MO2, द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड ऑक्साइड इज. आपको एक ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया, आपको दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा है. तो एक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला दिया है, देखिए हम क्या है, जो पहला ऑक्साइड दिया, पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया है MO2. पहले ऑक्साइड का जो फॉर्मूला दिया है MO2. इसमें 2 एलिमेंट्स है, एक तो मेटल खुद है और इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. अब देखिए जो मेटल का मास होगा और ऑक्सीजन का मास जो देखिए अब कितना है. ऑक्सीजन 50% है, मेटल 50% है, क्योंकि पहले ऑक्साइड में जो 50% मेटल है 50% मेटल है, 50% क्या होगा? ऑक्सीजन. तो अब देखिए ऑक्सीजन कितने एटम्स है? 2 एटम्स. तो 2 एटम्स का मास कितना होगा? 2 एटम्स का मास होगा 32, विच मीन्स ऑक्सीजन का मास जो इसमें है वो है 32. लाइकवाइज जो मेटल का मास होगा वो भी कितना होगा? वो भी 32 होगा. तभी इनका परसेंटेज बनेगा 50-50. अब ये जो 32 मास है ये मेटल के एक एटम का मास है, तो 32 जो बनेगा वो मेटल का बनेगा बेटा एटॉमिक मास. तो पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला इसलिए दिया था ताकि हम मेटल का एटॉमिक मास निकाल पाए. अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑक्साइड जो दिया उसका आपको फॉर्मूला निकालना है. सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? सेकंड ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे MXOY. अब मुझे इसी का आंसर ढूंढना है कि MXOY है क्या. सो आई विल राइट M, यहाँ पे लिखूंगा मैं X की जगह. मेटल का परसेंटेज कितना है सेकंड ऑक्साइड में? वो 40 होगा. 40% है मेटल. ऑक्सीजन जो होगा वो 60% होगा. अब मेटल का एटॉमिक मास कितना है? वो है 32, वो होगा 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16. तो मैं इसको सिंपलीफाई थोड़ा करूंगा. 40/32 कैसे करेंगे? वो आएगा 5/4 और ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? अगर आप 60/16 लेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 30/8. जरा इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई करके हमें जो आंसर आएगा, जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करें 8 × 5. 8 × 5 इज इक्वल टू 40 और ऑक्सीजन जो होगा वो कितना आएगा? 30 × 4 दैट्स इक्वल टू 120. वो आएगा 120. इसका सिंपल रेशो देखिए आप, M 40/40 लिखेंगे हम और ऑक्सीजन जो होगा दैट्स 120/40. सिंपल रेशो निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा M1O3 आएगा हमारा आंसर. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वुड बी MO3. पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला था MO2, दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होगा दैट्स MO3. तो हमारा जो आंसर बनेगा दैट्स पार्ट नंबर 2. देखिए विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स द वन दैट इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो इलस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको याद होना चाहिए, उसमें हम पहले कहते हैं कि 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं. तो जिस पेयर ऑफ कंपाउंड्स में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे और सेम 2 एलिमेंट्स होंगे, वही इसका आंसर आएगा. जरा पहला वाला देखिए, इसमें क्या क्या एलिमेंट है? एक तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है. यहाँ नाइट्रोजन है लेकिन नाइट्रोजन के अलावा थर्ड एक एलिमेंट है क्लोरीन. इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता बिकॉज इसमें 2 एलिमेंट है, वही 2 एलिमेंट इसमें भी नहीं है. कंपाउंड्स डिफरेंट जरूर होंगे लेकिन एलिमेंट्स दोनों में सेम होंगे. अगर इसमें NH है इसमें भी NH होना चाहिए, लेकिन है नहीं. देखिए बेटा H2S लिखा है और SO2 लिखा है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा. CO एंड CO2, अब देखिए इसमें भी वही 2 एलिमेंट्स कॉपर एंड ऑक्सीजन, इसमें भी वही 2 एलिमेंट्स कॉपर एंड ऑक्सीजन, लेकिन इसमें कॉपर है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन नहीं, इसमें सल्फर है, इसमें सल्फर है, आयरन, ऑक्सीजन. तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा. हमारा जो आंसर आएगा दैट्स पार्ट नंबर 3. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस इज 45. एक गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया, वो मॉलिक्यूलर वेट जो दिया इसका वो 45. इट इज डेंसिटी एज एट STPs. STP पे इसकी डेंसिटी कितनी होगी? जरा आप मुझे बताएं, इसकी डेंसिटी अगर हम निकालेंगे, डेंसिटी किसके बराबर आएगा? मास पे वॉल्यूम. अब जरा आप देखिए बेटा डेंसिटी अगर मास पे वॉल्यूम है,
बताइए मैं वॉल्यूम कितना ले लूंगा, मैं 1 मोल का वॉल्यूम ले सकता हूँ एट एसटीपी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी? इट्स 22.4 होगा कि नहीं लीटर, 22.4 लीटर। अब मास आप कितना लेंगे, आपने 1 मोल का वॉल्यूम लिया और 1 मोल का मास भी लेंगे। 1 मोल ऑफ मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 45, सो आई विल राइट 45 ग्राम। अगर मैं इन दो का आंसर निकालूंगा 45 by 22.4, इट्स 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर बनेगा हमारा आंसर। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट्स 4। इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी आपको डेंसिटी पूछा जाएगा किसी भी गैस का एट एसटीपी, अब उसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, डिवाइड करेंगे उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम्स में आएगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो होगा आप लीटर्स में लेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, तो उससे आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। चले बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ, a compound on analysis gave कार्बन 4 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम। इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? जो कार्बन दिया है वो कितने ग्राम दिया है, 24 ग्राम दिया आपको, और उसके अलावा क्या दिया, हाइड्रोजन जो दिया है वो दिया है 4 ग्राम, और आपको इसके अलावा दिया ऑक्सीजन कितने दिए हैं 32 ग्राम, ये आपको ग्राम्स दिए हैं। देखिए मैं क्या निकालूंगा बेटा, मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। हम निकालेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कैसे निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कितने होंगे 24 डिवाइड बाई 12, 24 डिवाइड बाई इसका एटॉमिक मास जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 2। उसके बाद हाइड्रोजन दिया आपको, हाइड्रोजन दिया 4 ग्राम डिवाइड बाई इसका एटॉमिक मास होगा 1, तो डिवाइड बाई इसका एटॉमिक मास, मोलर मास ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज 1, दैट्स इक्वल टू 4। उसके बाद जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के कितने ग्राम दिए 32 ग्राम, इसका जो मोलर मास होगा ऑक्सीजन का वो 16 होगा। बाय ऑक्सीजन आई मीन ऑक्सीजन एटम्स, ओ तो वो कितना आएगा, वो आएगा बेटा 2 के बराबर। तो इन सब से मिला के जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C2H4O2। C2H4O2 को आप सिंपलीफाई करोगे वो बनेगा C1H2O1, सिंपलीफाई करके तो वो बनेगा CH2O। तो ये बनेगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। CH2O वुड बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखिए क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, अगर आप CH4 का 1 मोल लेंगे, 1 मोल ऑफ CH4 उसमें क्या प्रेजेंट होता है। देखिए बेटा अगर हम CH4 लेंगे, CH4 के 1 मोल में क्या प्रेजेंट होता है, तो अगर हमने CH4 का 1 मोल लिया उसमें होंगे 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए 1 मोल ऑफ CH4 में होगा जो कार्बन के एटम्स होंगे वो होंगे 1 मोल 6 × 10⁻20, लेकिन हाइड्रोजन के एटम्स होंगे 4 मोल। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या दिया, आपको लिखा है कार्बन का 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, शायद ये बात सही है। देखिए क्या, अगर मैं मीथेन का 1 मोल लूँगा उसमें जो हाइड्रोजन के, अगर मैंने इसका 1 मोल लिया, 1 मोल से मुझे हाइड्रोजन के कितने मोल्स मिलेंगे एटम्स, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो हमें मिलेंगे 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर मैं लूँगा 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का मतलब होता है 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन आप बेटा याद रखेंगे, ठीक है, दैट वुड बी 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, इसमें से कौन सा है जिसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। देखिए पहला क्या लिखा है, 36 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के 36 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर का 1 मोल होता है 18 ग्राम, 2 मोल होता है 36 ग्राम, इसका मतलब 36 ग्राम में होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2Na। जरा सेकंड वाले में देखिए 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास होता है 28, तो इसके 28 ग्राम में होंगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मोलर मास ही 46 होता है, तो उसमें होगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का फॉर्मूला होगा N2O5, इसका मोलर मास 54 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसमें होंगे लेस देन 1 Na होगा इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होगा। 7.5 grams of a gas occupy 5.6 liter of volume at STP. The gas is, आपने गैस लिया है उसके कितने ग्राम्स आपने लिए 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम्स का ऑफ ए गैस occupy 5.6 लीटर। देखिए बेटा क्या है 5.6 लीटर जो होगा, 5.6 लीटर जो है 5.6 लीटर्स का जो मास है वो कितना है, वो है 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम। ये तो हो गया 5.6 लीटर वेट 7.5 ग्राम। व्हाट अबाउट 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ द गैस वेज 7.5 डिवाइड बाई 5.6 ग्राम, ये तो हो गया 1 लीटर। व्हाट अबाउट देयरफॉर 22.4 लीटर, मैं देखूंगा 1 मोल का मास कितना होगा, दैट वुड बी 7.5 डिवाइड बाई 5.6
इंटू 22.4, लेकिन यूनिट आ गया यहाँ पे ग्राम। देखिए यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं ग्राम्स निकाल रहा हूँ। तो मैंने देखा इस गैस के 22.4 लीटर का मास कितना होगा, विच इज़ मोलर मास। तो वो कितना होगा, मैं इसको कट कर सकता हूँ 5 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7.5 विच इज़ इक्वल टू 30 ग्राम। इसका मतलब इस गैस का जो मोलर मास होना चाहिए वो मोलर मास होना चाहिए 30। अब आप ऑप्शंस में देखिए किसका 30 आएगा। NO देखिए बेटा 16 और 14 वो हो गया 30 के बराबर, 16 और 14 ये इसका आंसर होगा। देखिए N2O का जो मास होता है वो 44 होता है, ये इसका आंसर नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी मोलर मास 44 होता है, आंसर नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा इसमें। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 11.2। एक गैस है उसकी वेपर डेंसिटी आपको दी है, कितनी दी है बेटा 11.2। तो अगर आपको वेपर डेंसिटी दी है 11.2, अब मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। मोलिकुलर मास होता है ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। तो मोलिकुलर मास कितना आएगा 2 इंटू 11.2 विच इज इक्वल टू 22.4। 22.4 बनेगा इसका मॉलिक्यूलर मास। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ द गैस एट एसटीपी। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 11.2 ग्राम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा 11.2 ग्राम ऑफ एसटीपी, 11.2 ग्राम ऑफ गैस एट एसटीपी। आई विल राइट V डिवाइड बाई वॉल्यूम आपको लीटर्स में दिया है 22.4। V इज द गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम है मेरा, सॉरी मास मुझे दिया हुआ, तो मैं लिखूंगा जो गिवन वॉल्यूम है वो मैं लिखूंगा V और डिवाइड करूंगा मोलर वॉल्यूम से। अगर आपको याद होगा ये मैं फॉर्मूला लिखा हूँ, वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम इट्स इक्वल टू W डिवाइड बाय M। मैं ऐसे फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए वॉल्यूम मुझे निकालना है, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे। W कितना दिया 11.2 ग्राम, 11.2 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 22.4 और मोलर वॉल्यूम भी कितना होता है 22। मोलर वॉल्यूम यहाँ मल्टीप्लाई होके 22.4, ये कटेगा इसके साथ, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 11.2 लीटर। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मोलर मास है 22.4 तो 1 मोल का वॉल्यूम जो होगा दैट इज 22.4 लीटर। तो हाफ मोल का वॉल्यूम जो होगा वो भी कितना होगा बेटा 11.2 लीटर ही होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 11.2 लीटर। द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है। तो आपको ग्राम्स में दिया आंसर, आपको ग्राम्स में निकालना। तो मास जो आएगा वो आएगा, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU। तो आप AMU का वैल्यू रख के देखिए 18 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर -24 ग्राम। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 18 इंटू 1.67, 18 इंटू 1.67 को आप 10/6 लिखेंगे इंटू 10 रेज़ पावर -24 ग्राम। तो वो कितना आएगा बेटा 18 इंटू 10 इज 180, 180 डिवाइड बाई ये 30 आएगा बेटा। इसको सॉल्व करो 6 1 and 6 3, तो आएगा 30 इंटू 10 रेज़ पावर -24 ग्राम। तो वो कितना आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ पावर -23 ग्राम। ये आएगा बेटा हमारा आंसर, ठीक है बेटा। तो 3 इंटू ऑप्शन में जो मैच होगा आंसर वो है 3 इंटू 10 रेज़ पावर -23। देखिए a gaseous mixture contains methane and C2H6 ethane in equimolar proportion. The weight of 2.24 liters of the mixture at NTPs। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना। हमारे पास दो गैस है, उनका मिक्सचर दिया और उन मिक्सचर का हमें टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है। मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम है 2.24 लीटर। हम पहले ये चेक करेंगे कि इस मिक्सचर में जो टोटल मोल्स ऑफ गैस होंगे वो कितने होंगे। अगर मैं टोटल मोल्स ऑफ गैस निकाल पाऊंगा उसमें आधे मोल्स जो होंगे CH4 के होंगे, हाफ मोल जो होंगे C2H6 के होंगे। मैं उस आधे मोल का मास निकालूंगा CH4 का भी और C2H6 का भी, उनको सम करके आंसर निकालूंगा। तो अब पहले मैं देखूंगा कि टोटल मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना होगा डिवाइड बाय करेंगे 22.4। वॉल्यूम कितना दिया आपको 2.24 डिवाइड कितना है 22.4, तो मोल्स जो आएंगे दैट्स इक्वल टू 0.1 मोल। तो गैस के जो टोटल मोल्स है वो कितना है 0.1 मोल। अब जरा इस 0.1 मोल में से आप मुझे बताइए व्हाट अबाउट मोल्स ऑफ CH4। मोल्स ऑफ CH4 होगा इसका हाफ होगा 0.05। तो मोल्स ऑफ C2H6 भी जो होगा वो भी हाफ होगा, वो भी कितना होगा 0.05 मोल। अब मुझे मोल के बदले क्या चाहिए, टोटल मास चाहिए। तो मास किसके बराबर आएगा, एक तो आएगा मास ऑफ मीथेन और मास ऑफ C2H6। मास ऑफ मीथेन कैसे निकालेंगे, इसके मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका कर लेंगे मोलर मास, प्लस क्या करूंगा मैं नंबर ऑफ मोल्स एंड इनटू मोलर मास ऑफ ईथेन। ईथेन हो गया C2H6। तो हम क्या लेंगे मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन दैट इज 0.05 और मीथेन का मोलर मास जो होता है दैट इज 16, प्लस क्या करेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.05 इंटू करेंगे मोलर मास ऑफ C2H6 विच इज इक्वल टू 30। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 2.3 ग्राम।
2.3 ग्राम आएगा बेटा है आपका आंसर। तो 2.3 ग्राम जो है हमारे ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन दैट्स 2.3। देखिए रीअरेंज द फॉलोइंग फर्स्ट फोर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम 1 to 3 4 एटॉम मास सबको दिया। आपको ये तीन ऑप्शंस दिए, इन तीन ऑप्शंस को आपको अरेंज करना है। ये आपको चार रादर दिए हैं, 4 दिए हैं आपको, 1 2 3 एंड 4। आपको इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। जरा आप देखिए पहले क्या लिखा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा उसका मास होगा 32 AMU। देखिए उसके बाद 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, उसका मास आएगा 14 AMU, ये तो आएगा 14 AMU। अब अगर मैं इसका अरेंजमेंट बनाऊंगा तो अरेंजमेंट ऐसा बनेगा। देखो पहले वाले का अरेंजमेंट क्या बनेगा बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 AMU, दैट इज 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तो हो गया पहला वाला ऑप्शन का आंसर। देखिए नंबर सेकंड, मतलब ये वाला सेकंड, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास कितना आएगा 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इन दो में से किसका ज़्यादा है, पहले वाले का ज़्यादा है, और किसका कम होगा, सेकंड वाले का कम होगा। ठीक है, थर्ड वाला देखिए 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूल, दैट इज 10⁻⁻10 मोल्स। ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ O2। तो थर्ड वाले का हमें क्या दिया, मोल्स दिए, मोल्स से हमें मास निकालना है। तो हमें कितने मोल्स दिए हैं, 10⁻⁻10 मोल्स आपको दिए हैं, इंटू करना है इसका मोलर मास। मोलर मास कितना ऑक्सीजन का 32 लिखना है और ग्राम लिखेंगे हम आंसर। उसके बाद देखिए नंबर 4 में आपको क्या है, 10⁻⁻10 ग्राम एटम ऑफ कॉपर। ग्राम एटम मीन्स मोल्स ऑफ एटम्स, ग्राम एटम मीन्स मोल्स ऑफ एटम्स, 10⁻⁻10 मोल। सो आई विल राइट 10⁻⁻10 इंटू मोलर मास, वो कितना है 63.5 ग्राम। जरा आप इन मास में देखिए सबसे ज्यादा मास कौन होगा, सबसे कम मास देखिए पहले कौन है, सबसे कम मास जो होगा वो सेकंड आएगा, सबसे कम। तो पहले हमारा आंसर जो आना चाहिए वो सेकंड आना है, सेकंड का मास सबसे कम होगा, उसके बाद आएगा फर्स्ट, फर्स्ट का मास उसके बाद थोड़ा सा, सेकंड का सबसे कम, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, हो गए ये दो। अब आपको इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है, इन दोनों में से किसका मास कम होगा। थर्ड वाले पार्ट का जो मास होगा वो थोड़ा कम होगा, देन द फोर्थ वन, फोर्थ का जो मास होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, जो हमारा पहला ही ऑप्शन। कॉर्टिसोन इज अ मॉलिक्यूलर सबस्टेंस कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल। कॉर्टिसोन एक मॉलिक्यूलर सबस्टेंस है, एक सबस्टेंस मॉलिक्यूल है, उसमें 21 एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं पर मॉलिक्यूल। द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कॉर्टिसोन इज 70%। उसमें जो मास परसेंट ऑफ कार्बन है ये ना, वो कितना है 70%। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉर्टिसोन। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आप ऐसे करेंगे अप्लाई, मास परसेंट किसके बराबर होता है, मास परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर आप लिखते हैं मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास और इंटू करते हैं ऑफ 100, मॉलिक्यूलर मास इंटू करते हैं 100, लेकिन ऊपर लिखते हैं मास ऑफ एलिमेंट। अब मास ऑफ एलिमेंट किसका लेना, आपको कार्बन का ही मास लेना है। जरा आप बताइए, मैं लिखूंगा ऐसे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंटू करूंगा एक कार्बन एटम का मास जो कि 12 है। तो अब परसेंटेज आपको कितना दिया है 70, इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने दिए हैं 21, इंटू करोगे आप 12, डिवाइड कर लेंगे हम बेटा मॉलिक्यूलर मास और इंटू कर लेंगे बेटा किससे, इंटू कर लेंगे 100 से। तो अब मैं इसका मॉलिक्यूलर मास जब निकालूंगा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, अब सिंपल सा कैलकुलेशन करके वो आएगा बराबर, वो आएगा 0.7 आएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास आएगा यहाँ पे 7 कटेगा तो वो आएगा 360 आएगा बेटा, वो आएगा 360 बनेगा इसका मॉलिक्यूलर मास। सी वी हैव एन ऑप्शन विद 360, पहला ही ऑप्शन है बेटा 360 आएगा इसका आंसर। देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैरियम कार्बोनेट, बैरियम कार्बोनेट के कितने मोल्स होंगे, विच कंटेन 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज, बैरियम कार्बोनेट के कितने मोल्स होंगे, तो मैं लूंगा BaCO3 बैरियम कार्बोनेट। तो बैरियम कार्बोनेट का कितने मोल्स हम लेंगे, अगर मैं बैरियम कार्बोनेट का लूंगा बेटा 1 मोल, क्या लूंगा मैं 1 मोल ऑफ बैरियम कार्बोनेट। जरा बैरियम कार्बोनेट के 1 मोल में आप मुझे बताओ ऑक्सीजन एटम्स कितने मिलेंगे, बैरियम कार्बोनेट के 1 मोल्स में जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो अगर मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ किसके, ऑक्सीजन एटम्स, उसके मोल्स कितने होंगे, तो उसके मोल्स जो होंगे वो 3 होंगे। तो अगर मैं 1 मोल बैरियम कार्बोनेट लूंगा, उसमें ऑक्सीजन एटम मिलेंगे मुझे कितने 3 मोल, ऑक्सीजन एटम मिलेंगे बेटा 3 मोल। तो मुझे 3 मोल नहीं चाहिए, मुझे कितने चाहिए 1.5 मोल। तो अगर मैं यहाँ से लूंगा 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम, तो क्या मुझे बैरियम कार्बोनेट 1 मोल लेना पड़ेगा या हाफ मोल लेना पड़ेगा, हाफ मोल ही लेना पड़ेगा, विच इज 1/2 0.5 मोल मुझे लेना पड़ेगा। आई विल टेक 0.5 मोल, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इक्वल वेट्स ऑफ एक्स, आपको एक्स दिया है
उसका एटॉमिक मास दिया है और उसके बाद y दिया, उसका भी एटॉमिक मास दिया, और रिएक्ट टू फॉर्म है कंपाउंड X2Y3, देन तब आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कौन है। पहले देखिए कंपाउंड कौन बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है X2Y3 इज द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब X2Y3 कैसे बनेगा, ये बनेगा ट्वाइस x प्लस 3 टाइम्स y, इससे बनेगा कौन 2x प्लस 3 टाइम्स गिव्स X2Y3। अब जरा इसकी स्टाइशियोमेट्री पे थोड़ा नजर डालते हैं। बताओ x का मास कितना है, x का मास है 36, 36 में 2 कितना हो गया 72 मैंने लिया। जरा 3 टाइम्स y देखिए, y का मास कितना है 24, 24 3 बार वो भी हो गया ना 72, तो ये लिया हमने 72। अब ये तो हमारा स्टाइशियोमेट्री कहता है। जरा आप देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वल वेट्स ऑफ x एंड y, मैंने उसका भी इतना ही मास लिया, उसका भी इतना ही मास लिया। अब आप मान ही लो कि मैंने इसका भी 72 लिया होगा, इसका भी 72 लिया होगा, यही तो इक्वल मास है। अगर ये इक्वल मास होंगे तो तब क्या होगा यहाँ पे, नो एल आर नो ई आर, नो एल आर नो ई आर, इसमें कोई ना एल आर होगा ना कोई ई आर होगा, क्योंकि इसके भी 72 ग्राम चाहे, इसके भी 72 चाहे, और आपने लिए 72 ग्राम एंड 72 ग्राम, तो मैंने दोनों के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इक्वल वेट ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वल वेट ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई का इक्वल वेट लीजिए, मैंने पहले रिएक्शन की स्टाइशियोमेट्री को समझा, वहां से 72 आंसर आ गया, तो मैंने 72 ग्राम ही ले लिए। तो अगर मैंने 72 लिए, ना तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना तो एक्सेस रिएजेंट होगा, दोनों कंज्यूम हो जाएंगे और X2Y3 बनेगा। ऑप्शन में देखिए क्या होगा, पहले दो ऑप्शन तो आंसर है नहीं, पहले तो आंसर हो ही नहीं सकते। थर्ड देखिए, नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर, कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा, एंड मास ऑफ Y2 फॉर्म इज डबल द मास ऑफ X, वो भी सही है। X का मास कितना हमने लिया 72, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 144 ग्राम, ये बात सही है, डबल बनेगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, when the same amount of zinc is treated separately with excess of sulfuric acid, आपने same amount of zinc ले लिया आपने, इसको आपने रिएक्शन करवाया विद सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जिंक का रिएक्शन हम कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। तो अब जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है ये रिएक्शन क्या होगा, ZnSO4 प्लस निकलेगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस, H2 गैस निकल जाएगा, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर मैं सोडियम जिंक का रिएक्शन कराऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वहां पे बनेगा Na2ZnO2 और प्लस यहाँ से भी निकलेगा हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट बनेगा। तो मैं इसका क्वेश्चन जो है 2 लिख दूंगा, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब जरा इस रिएक्शन में देखिए, जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 मोल लिबरेट होगा, यहाँ पे भी 1 मोल होगा, तो इनका जो रेशो आएगा, रेशो इज 1:1, तो रेशो आएगा 1:1। हमें वही पूछा है हाइड्रोक्साइड, द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व्ड इज, रेशो ऑफ वॉल्यूम कितना होगा 1:1, ये आएगा इसका आंसर। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम मींस लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, कितना हीट हमने किया है 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया हुआ है CaCO3, ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसको डिकम्पोज करवाया, थर्मली डिकम्पोज किया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलेगा बेटा, गैसियस मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हम इसके 200 ग्राम लेंगे, 200 ग्राम इसके, 200 kg इसके लेंगे, लेकिन वो कितना प्योर है 95% प्योर। पहले स्टाइशियोमेट्री देखते हैं, जरा स्टाइशियोमेट्री क्या कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम से ये कितना बनेगा, ये बनेगा 56 ग्राम, बनेगा कि नहीं, और ये तो 44 ग्राम बनना ही है। अगर मैं इसके 100 ग्राम्स डिकम्पोज कराऊंगा, जो कि इसका मोलर मास भी है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के 56 ग्राम बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 44। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया, जरा गिवन देखिए आपको क्या दिया, गिवन आपको दिए 200 kg, कितने दिया है 200 kg आपको दिया है 200 kg। अब मुझे बताइए 200 kg से 200 kg दिया, लेकिन कितना प्योर दिया 95% प्योर। अब देखिए 200 kg और 95% प्योर, अगर आपको 200 kg दिया होगा 200 kg, लेकिन वो प्योर कितना है ओनली, वो 95% ही प्योर है, तो इसमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, जरा आप मुझे बताइए, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो इसका 95% होगा, और 95% होगा 190 kg होंगे, कितने होंगे बेटा 190 kg होंगे वो। तो अगर वो 190 kg होंगे तो अब आप अंदाजे से लगा लो बेटा आंसर, अंदाजे से 190 kg। अब 190 kg कितने ग्राम होता है, वो होता है 190,000 ग्राम, इतने ग्राम होंगे, ये प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो अब आप सोचिए, गिवन आपको क्या दिया है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको मास दिया है, इतने ग्राम आपको दिया हुआ है, इतने ग्राम से ये कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, 100 ग्राम से कितना बनेगा 56, 100 ग्राम से 56, 1 ग्राम से कितना बनेगा 56 डिवाइड बाय 100, 56 डिवाइड बाय 100 इंटू किससे कर लेंगे 19 और यहाँ पे आएंगे 3 0, 2 0 2 0 कटेंगे,
अगर आप इनको आंसर निकालोगे तो इसका आंसर जो आएगा दैट्स इक्वल टू 106,400 ग्राम, इतने ग्राम बनेगा। और अगर मैं इस ग्राम को केजी में बदल दूंगा वो बनेगा 106.4 केजी बनेगा, वो इतने केजी आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो क्विक लाइम होगा आपका, वेट ऑफ लाइम जो होगा, वेट ऑफ लाइम मिलेगा आपको 106.4 केजी, जो कि हमारा आंसर भी है 106.4 केजी। आई थिंक ये आइडिया आपको दिमाग में आया होगा। पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया, वो 100% प्योर नहीं है, दैट्स ओनली 95% प्योर। तो जो उसमें 5% है वो इम्प्योरिटी है। तो अब आप सोचो 200 केजी दिया है, जो इसमें 100 केजी हो गया ना, उसमें 95 केजी प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, 5 केजी क्या होगा बेटा, वो इम्प्योरिटी होगा, तो 5 केजी हटा दो, तो 100 में से आ गया 95, और 100 में से कितना आ गया 95, 90 और 95, 95 और 95 कितना होगा, 95 और 95 जो होगा वो हो गया बेटा 190 केजी। तो 190 केजी जो है, 190 केजी आपके पास है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। आई बात समझ। तो इसी से आपको आंसर निकालना था कि 190 केजी से जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा वो कितना मिलेगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप देखिए क्या जो रिएक्शन हमें दिया है, रिएक्शन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया है, स्टाइशियोमेट्री पे क्वेश्चन है। जरा इस रिएक्शन को आप देखिए बेटा, इस रिएक्शन में आप देखिए क्या, ये जो रिएक्शन आपको दिया है ये वाला हमारा रिएक्शन है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। जरा इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए आप बेटा। ये जो रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन में क्या लिखा है, 2 मोल ऑफ अल्मोनियम, 6 मोल ऑफ HCl, 2 Al मोल ऑफ प्लस है ऐसे। अब हम बताने ऑप्शन में से क्या लिखा है, 6 लीटर ऑफ HCl एक्वस इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर H2 प्रोड्यूस। नहीं, ये 6 लीटर नहीं है एक्चुअल में, यह है 6 मोल। अब आप बोलेंगे सारे लीटर भी हो सकता है, लीटर तब हम ले सकते हैं, वॉल्यूम तब टर्म यूज कर सकते हैं जब गैशियस होगा, ये एक्वस है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। 33.6 लीटर ऑफ H2 इज प्रोड्यूस, 33.6 लीटर ऑफ H2 इज प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल ऑफ एल्युमिनियम दैट रिएक्ट्स। नहीं बेटा, ये इसका आंसर नहीं होगा। टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या होगा, तो इससे टेम्परेचर प्रेशर में लिखा है रिगार्डलेस, भले इसका डेटा ठीक भी लिखा हो लेकिन टेम्परेचर प्रेशर लिखा है, टेम्परेचर प्रेशर में लिखा है रिगार्डलेस, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, 67.2 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। H2 के कितने आपको मोल मिल रहे हैं, 3 मोल मिल रहे हैं। 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 24.4 वो बनेगा 67.2 लीटर। तो 67.2 लीटर ऑफ H2 गैस एट इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ एल दैट रिएक्ट्स। देखो क्या, जब इस रिएक्शन में 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट होंगे तब बनेगा वो 67.2, लेकिन ऑप्शन में लिखा है कि अगर 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट होगा तब भी मिलेगा 67.2, जो कि सच नहीं है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। जरा 4 देखिए क्या है, 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP, 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP बनेगा इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ HCl एक्वस कंज्यूम्ड। अगर HCl का 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये कितना बनेगा, जरा पहले रिएक्शन की स्टाइशियोमेट्री को समझिए। अगर 6 मोल ऑफ HCl कंज्यूम हो गए, HCl में लिख रहा हूं और यहां से मैं लिख रहा हूं H2, HCl के अगर 6 मोल कंज्यूम होंगे, अब मुझे पता है H2 का कितना बनेगा, वो बनेगा 67.2 लीटर, बनेगा 67.2 लीटर। अब जरा आप बताइए, आपको यहाँ पे लिखा है 6 मोल, लेकिन आपको क्वेश्चन में लिखा है फॉर एवरी मोल, तो बताओ 1 मोल से आपको कितना मिलेगा, 1 मोल ऑफ HCl अब डिकम्पोज होगा, बनेगा 67.2 डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड बाय 6 लीटर। अगर आप 67 को 6 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 11.2 लीटर। तो 1 मोल ऑफ HCl से आपको कितना मिलेगा, 11.2 लीटर मिलेगा। तो 1 मोल ऑफ HCl से 11.2 लीटर मिलेगा, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। If Na is Avogadro number, then number of valence electrons in 4.2 gram of nitride ions is, number of valence electrons हमें निकालना है। जरा नाइट्राइड ले लो आप, नाइट्राइड N-3, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन तो 10 है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 10, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 होते हैं, -3 है, दैट्स 10। लेकिन हमें पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए, अब नाइट्रोजन जो तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, लेकिन इसमें 3 एक्स्ट्रा भी है, वो भी वैलेंस शेल में है, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8। अब हमें पूछा है कि 4.2 ग्राम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कैसे निकालूंगा बेटा, नजर रखिए क्या, पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई करूंगा Na, नंबर ऑफ मोल्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा Na, उससे मुझे पता चलेगा नंबर ऑफ नाइट्राइड आयंस, नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ नाइट्राइड आयंस। फिर मैं देखूंगा एक नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक नाइट्राइड आयन में, वो है 8, मल्टीप्लाई करूंगा 8। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, W/m से, W/m इंटू Na इंटू करेंगे 8। जरा W/m बताइए कितना है, व्हाट इज W वैल्यू, W है 4.2, हमने लिखा 4.2, बताओ मोलर मास कितना होता है N का, दैट्स 14, इंटू कर लेंगे Na और इंटू कर लेंगे बेटा कितना
8 कर लेंगे तो इसका आंसर निकालेंगे जब सॉल्व करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 2.4 यानी आगे बेटा इसका आंसर 2.4 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2.4 यानी आगे बेटा इसका आंसर। देखिए व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी, एनटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। अगर आप लाइमस्टोन ले रहे हैं वही दोबारा ले रहे हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया, इसको हीट किया और आपको मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड और मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर मैं इसके 100 ग्राम्स को डिकम्पोज कराऊंगा, 100 ग्राम से आपको कितना मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, जरा कार्बन डाइऑक्साइड बताइए कितना मिलेगा एट एसटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी एनटीपी आपको मिलेगा 1 मोल होता है 22.4 लीटर। बट मसला ये है कि आपको जो यहाँ पे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट वो कितना प्योर है, 90% प्योर, 10 ग्राम दिया है बस 90% प्योर है, 90% प्योर है। इसका मतलब इसमें जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो 9 ग्राम ही होगा, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा इसमें वो कितने ग्राम होगा, होगा 9 ग्राम के बराबर। तो आपको 9 ग्राम से आंसर निकालना है, 9 ग्राम से कितना मिलेगा, देखिए 100 ग्राम से कितना मिल रहा है 22.4, 1 ग्राम से कितना मिलेगा 22.4 डिवाइड बाय 100, और अब कितने ग्राम से निकालना है 9 से इंटू कर लेंगे 9 और यूनिट लिखेंगे लीटर, यहाँ से ग्राम का डेटा लिखा, वहाँ से लीटर वॉल्यूम का डेटा लिखा, इसको सॉल्व करेंगे योर आंसर वुड बी 2.016 लीटर। तो इतने लीटर जो होगा वो इतने लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिलेगा, 2.016 लीटर आपको वैल्यू आएगा। लिखिए 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो रहा है, मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, Mg कंबाइंस विद O2। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म MgO, तो यहां से बन रहा है MgO बन रहा है। अगर MgO बन रहा है तो इसको बैलेंस करेंगे तो हाफ लिखेंगे। अब देखिए क्या पूछा है, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद मैग्नीशियम टू गिव दिस 1.5 मोल से तो कितना मिलेगा, द मास ऑफ Mg दैट हैज कंबाइंड इज, मास ऑफ Mg कितना कंबाइन होगा। पहले मैं इसका आंसर निकालूं, मैग्नीशियम का 1 मोल होता है 24 ग्राम, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है कितने ग्राम बेटा, वो होता है 8 ग्राम, होता है कि नहीं, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा 16 ग्राम, तो ये हो गया बेटा 16 ग्राम। तो देखो क्या मैग्नीशियम के 24 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहे हैं। अब आपको पूछा है कि 1.5 मोल ऑफ O2, पहले मैं इसको थोड़ा मोल टर्म्स में लेके आऊंगा। द मास ऑफ मैग्नीशियम आपको पूछा है, ये मैं लिखूंगा 24 ग्राम। अब देखिए 24 ग्राम, जरा यहां से देखिए आप ऑक्सीजन कितना चाहे, ऑक्सीजन चाहे हाफ मोल 1/2 मोल 0.5 मोल, तो ये होगा 0.5 मोल। अब कितने मोल एक्चुअल में रिएक्शन कर रहे हैं, 1.5 मोल ऑफ O2, 1.5 मोल ऑफ O2 अगर आपको बनाना, आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। जरा इसको 3.3 से मल्टीप्लाई करके 1.5 मोल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो वो आएगा 60 और 72 ग्राम। इसका मतलब जब भी रिएक्शन करेंगे 1.5 मोल ऑफ किसके O2, तब मैग्नीशियम जो कंज्यूम होगा वो कितने ग्राम होगा, 72 ग्राम कंज्यूम होगा, 72 ग्राम आएगा बेटा इसका आंसर। If 0.5 mole of barium chloride is mixed with 0.2 mole of sodium phosphate, the maximum number of moles of barium phosphate that can be formed is। तो आपको पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैरियम क्लोराइड हमने लिया, BaCl2 हमने ले लिया, प्लस उसके अलावा क्या लिया हमने बेटा, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। जरा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हमें यहाँ से मिलेगा बैरियम फॉस्फेट, हमें मिलेगा बैरियम फॉस्फेट मिलेगा, और उसके अलावा मिलेगा हमें NaCl, तो यहाँ से NaCl मिलेगा, NaCl। अब देखिए रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 तो है ही, फॉस्फेट कितनी बार है बेटा, फॉस्फेट 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार आएगा फॉस्फेट, तो कितनी बार आएगा NaCl 6 बार आएगा। ये हमारा रिएक्शन में बैलेंसिंग हो गया। अब इस बैलेंसिंग में आपको देखिए इसके कितने मोल चाहिए, 3, इसके कितने मोल चाहिए, 2। अब हमें कितने दिया, 0.5 मोल ऑफ बैरियम क्लोराइड, इसके हमें 3 मोल लेने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री, और इसके हमें 2 मोल चाहिए, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा फिर 1 मोल होगा यहाँ तक, ये तो स्टोइचियोमेट्री है। अब गिवन क्या दिया हमें, गिवन हमें दिया हुआ 0.5 मोल ऑफ बैरियम क्लोराइड इज मिक्सड विद 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट। तो इसके दिए हैं 0.5 मोल, इसके 5 मोल 0.5 मोल, इसके दिए बेटा 0.2 मोल आपको दिए। अगर ये 0.2 मोल दिए हैं, कितने दिए 0.2 मोल, तो ये कितना होना चाहिए, इट शुड हैव बीन 0.3,
ये होना चाहिए था 0.3। अगर ये 2 मोल है ये 3 मोल है, अगर ये 20 हो गया 30 होगा, अगर ये 200 हो गया 300 होगा, अगर ये 2000 होगा इट शुड बी 3000। इफ इट्स 0.2 इट शुड हैव बीन 0.3, लेकिन ये 0.3 से ज्यादा दिया है। अगर ज्यादा दिया होगा तो ये बनेगा एक्सेस रिएजेंट, तो ये एक्सेस रिएजेंट बनेगा, ये क्या बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट के अगर 2 मोल कंज्यूम होंगे ये हाफ ही बनेगा, उसका आधा बनेगा, 2 मोल से 1 मोल बनेगा, 4 मोल से 2 मोल बनेगा, जितने मोल सोडियम फॉस्फेट के होंगे ये आधा ही बनेगा। अब ये कितने मोल है, 0.2 मोल। अगर ये 0.2 मोल है, क्या ये 0.2 मोल मिलेगा, नहीं, ये मिलेगा आपको 0.1 मोल। तो 0.1 मोल किसके बनेंगे, बैरियम फॉस्फेट के। तो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्मड इज 0.1 मोल ही बनेंगे। In which mode of expression the concentration of a solution remains independent of temperature? अब बताओ कौन से मोड ऑफ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो होता है जिनमें वॉल्यूम टर्म नहीं होता है। इनमें से देखो वॉल्यूम किसमें है, मोलैरिटी N/V, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, फॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना हमें पानी ऐड करना चाहिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 सेंटीमीटर सीसी मीन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। अब देखिए पहले वॉल्यूम आपको कितना दिया, जरा V1 बताइए कितना दिया वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया आपको 200 ml, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। तब नॉर्मेलिटी जो है ना N1 कितना लिखा, सेमी नॉर्मल कितना होता है, हाफ मीन्स 0.5 नॉर्मल, ये हो गया। हमें कितना वाटर ऐड करना चाहिए इस सोल्यूशन में, सोल्यूशन ऑफ NaOH टू मेक इट एग्जैक्टली डिस नॉर्मल। हमें इसमें वाटर ऐड करना है, हमें V2 नहीं पता है कितना ऐड करना है, लेकिन इसका जो N2 वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए डिस नॉर्मल इज 1/10 दैट इज 0.1 नॉर्मल। इसमें हम यूज करेंगे डाइल्यूशन फॉर्मूला। अगर हम डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम फॉर्मूला लिखेंगे N1V1 इज इक्वल टू किसके बराबर, वो आएगा N2V2 के बराबर। मैं पहले V2 निकालूंगा, V2 किसके बराबर आएगा, N1V1 डिवाइड बाय कर लेंगे V2। तो N1 का वैल्यू बताइए, N1 इज 200 इंटू 0.5, 200 इंटू 0.5 डिवाइड बाय आएगा 0.1, 200 इंटू 0.5 वो आएगा 2000 इंटू 0.5 दैट्स इक्वल टू 1000। तो जो हमारा वॉल्यूम आ गया फाइनल वॉल्यूम V2 दैट इज 1000। अब हमें वाटर ऐड करना है, तो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमें ऐड करना पड़ेगा दैट्स इक्वल टू V2 माइनस V1। जरा V2 बताइए कितना है 1000 और V1 कितना है 200, तो ये वैल्यू जो आएगा दैट्स इक्वल टू 800। तो 800 ml 800 cc क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक कैपेसिटी हमें इतना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन आएगा इसका आंसर। ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज द टर्म्स, ऑक्सीडेशन के इन टर्म्स को कहा जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन, तो इसका आंसर नहीं है। देखिए दूसरा गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही ऑप्शन गेन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये बात भी सही है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये बात सही नहीं है। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर हमारे करेक्ट ऑप्शंस। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8, H2S2O8 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होगा, H2S2O8 में अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसे होगा, इट इज मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, H2S2O8 ऐसे बनेगा। ये बनेगा हमारा मार्शल्स एसिड। अब देखिए सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +6 आएगा, यहाँ पे भी आएगा +6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए दैट शुड बी +6। द रिएक्शन, इन द रिएक्शन आपको एक रिएक्शन दिया हो, इस रिएक्शन में आपको पहचानना है कि बताइए रिएक्शन ये दिया, यहाँ से यहाँ तक ये रिएक्शन दिया है, उसके बाद फुल स्टॉप दिया है। H2S का क्या हो रहा है, जरा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताए, यहाँ पे कितना है -2 होगा, -2। जरा सल्फर किस में कन्वर्ट हो रहा है 0, जरा -2 से 0 बताओ क्या होता है, इट इज ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो सल्फर जो होगा इट इज ऑक्सीडाइज्ड, सल्फर का इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड। Which are the following reactions? H2O2 is a reducing agent. इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें H2O2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जरा आप देखिए H2O2 क्या होगा, इसमें देखो FeCl2 जो होगा, FeCl2 ये +2 स्टेट में है, Fe यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में, पहली वाली रिएक्शन में देखिए जो Fe है वो +2 स्टेट में है और वो कन्वर्ट हो रहा है +3 में। +2 अगर +3 में कन्वर्ट होगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
तो इसका मतलब इसमें FeCl2 होगा रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी वाली रिएक्शन में देखिए Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, Cl कन्वर्ट हो रहा है -1 में, इसका हो रहा है रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। क्लोरीन जा रहा है 0 से -1 रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में होता है उसमें -1 होता है और वो -1 से 0 जाता है। -1 से 0 हो गया ऑक्सीडेशन, तो H2O2 का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेकंड पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी का रिडक्शन होगा, सेकंड पार्ट वुड बी द आंसर। When KMnO4 acts as an oxidizing agent and ultimately forms MnO4 -2, MnO2, Mn2O3, Mn+3, then the number of electrons transferred in each case respectively are। अगर KMnO4 एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। देखिए क्या ले रहे हैं हम, ले रहे हैं बेटा MnO4 में ले रहा हूँ KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7। अब आपको कितने स्पीशीज दिए हैं? 4 स्पीशीज दिए हैं। अब 4 स्पीशीज में ऐसे लिखूंगा बेटा 1, 2, 3 एंड 4, ये हमें 4 स्पीशीज लिए। पहला स्पीशी क्या लिखा है? MnO4 -2। दूसरा स्पीशी क्या दिया है? MnO2। थर्ड स्पीशी क्या दिया है? Mn2O3 और फोर्थ स्पीशी क्या दिया है? Mn+2। आपको इन स्पीशीज में बताना है, इन वाली स्पीशीज में, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। Mn+7 से जा रहा है +6, तो यहाँ पे n का वैल्यू जो होगा वो होगा 1। Mn+7 से जा रहा है Mn+4, n का वैल्यू जो होगा दैट्स वुड बी इक्वल टू 3। Mn+7 से जा रहा है, इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, n वैल्यू इज इक्वल टू 4, और Mn+7 से जा रहा है +2, n वैल्यू इज वुड बी इक्वल टू 5। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पे होगा? 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 ये आएगा हमारा। The compound that can work both as oxidizing as well as reducing agent। ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा? ऐसा वही कंपाउंड होगा जिस कंपाउंड में कोई एलिमेंट होगा ना तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना तो लोवेस्ट में होगा, इट इज इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस कंपाउंड में एक एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दैट कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, और उसका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करेगा। अब आपको बताना कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। इसमें Mn है +7 में, Mn जो इसमें होगा पहले वाले कंपाउंड में, इसमें Mn जो होगा बेटा वो +7 में होगा, हाईएस्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसमें बैरियम +2 में हाईएस्ट में, इसमें देखिए क्रोमियम +6 में हाईएस्ट में, इसमें ऑक्सीजन -1 में। ऑक्सीजन जो -1 में होगा, ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो होता है बेटा -2, होता है बेटा -1, -1/2, उसका 0 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है। अब ऑक्सीजन कौन से वाले ऑक्सीडेशन नंबर में? -1 में। अगर ऑक्सीजन -1 में होगा ना तो ये अपने हाईएस्ट में है ना तो अपने लोवेस्ट में, इट इज एन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो तब ये वाला जो कंपाउंड होगा H2O2 इट कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। Which of the following is the redox reaction? इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो redox रिएक्शन होगा? जरा पहला रिएक्शन देखिए आप, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और जिंक कन्वर्ट हो रहा है +2 में। अब उसके अलावा सिल्वर देखिए, सिल्वर +1 स्टेट में होगा, यहाँ पे 0 में जा रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखिए, MgOH2 + NH4Cl, MgCl2 NH4OH, Mg का यहाँ पे +2 है और यहाँ पे भी Mg का +2 है। उसके बाद देखिए OH यहाँ पे -1 है, OH यहाँ पे भी -1 होगा, मतलब OH जो होगा वो आयन ऐसे ही रहेगा। OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं होता, ऑक्सीजन का -2, H का +1, NH4 सब ऐसे, सेकंड रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड वाला भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, फोर्थ वाला भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, पहला ही रिएक्शन बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। अब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आएगा? देखिए क्लोरीन जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्लोरीन जा रहा है -1 में, इसका मतलब क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो ठीक बात है। सल्फर यहाँ पे +4 में, +4 से यहाँ जा रहा है +6 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है। कॉपर +2 + Zn गिव्स Zn+2 + कॉपर, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। H2 + O2 गिव्स वाटर, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन लास्ट वाला रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे भी चीज जो सब है ना वो सेम है, क्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन सब पे +1 और ऑक्सीजन पे -2 होगा। ये वाला जो रिएक्शन होगा इनमें से ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। Which are the following among us the following identify the species with an atom in +6 state? इनमें से देखो कौन सी स्पीशीज होगी जिसमें एटम होगा कौन सी स्टेट में? +6। MnO4 में जो Mn होता है वो +7 में होता है। जरा CrNH3 देखो, इस पे चार्ज है -3, Cr का आएगा +3, ये आएगा इसका +3 चार्ज। NiF6 2-, तो Ni का जो आएगा वो आएगा +4,
+4 आएगा। जरा यहाँ देखो CrO2Cl2, तो CrO2Cl2 ऑक्सीजन के हो गए 4, क्लोरीन के हो गए 2, हो गया 6, -6, इस पे आएगा +6, तो ये वाला इसका आंसर आएगा। Which is the oxidation number of sulfur in Na2S4O6? Na2S4O6, Na2S4O6, इसमें बताना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे, ट्वाइस Na + 4 सल्फर + 6 ऑक्सीजन, और नेट चार्ज कितना होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे ट्वाइस सोडियम पे चार्ज +1 + 4 टाइम्स सल्फर पे निकालना है हमें, +6 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0। अब बताइए कितना आएगा, 2 + 4 सल्फर प्लस माइनस हो गया -12 इज इक्वल टू 0। तो 4 सल्फर किसके बराबर आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू +10। 4 सल्फर आएगा +10, तो सल्फर आएगा +10/4, +10/4 जो होता है दैट्स इक्वल टू +2.5, हो गया 5/2 विच इज इक्वल टू +2.5। तो 5/2 या 2.5 इसका आंसर होगा, प्लस, लेकिन पहला ही ऑप्शन लिखा है +5/2, तो ये हमारा आंसर है। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन दिया, आपको बताना है x क्या है, ये x क्या है, ये y क्या है और ये z क्या है, ये आपको बताना है x, y और z के कोएफिशिएंट्स क्या है। देखिए पहली चीज़ क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, Fe+2 प्लस लिखेंगे हम Cr2O7 पावर आएगा -2, प्लस उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन आएगा आगे, तो इसमें क्या बनेगा, Fe+3 बनेगा और बनेगा Cr+3। आपको करना है क्या, आपको एन फैक्टर उसको बराबर करना है। जरा इसका एन फैक्टर बताइए कितना होगा, इसका एन फैक्टर बेटा होगा 2 के बराबर है, 2 से 3 जा रहा है तो एन फैक्टर इज 1। चेंज देखो कितना हो रहा है, 2 से 3, वो हो गया एन फैक्टर, चेंज 2 से 3 1। जरा इसका एन फैक्टर बताओ, इसमें जो क्रोमियम है वो +6 स्टेट में है, वो जा रहा है +3 में, लेकिन है 2 क्रोमियम, तो एन फैक्टर जो इसका आएगा वो आएगा 6 के बराबर। तो अगर मैं इन एन फैक्टर को बराबर करूंगा, मुझे 6 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 6, मैं इस रिएक्शन को फिर ऐसे लिखूंगा। देखो रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा, आई विल राइट 6 टाइम्स Fe+2, प्लस लिखूंगा, ये 1 ही रहेगा, Cr2O7, इसमें चार्ज रहेगा -2 रहेगा। जरा राइट साइड में बताइए क्या आएगा, इसमें तो Fe+2 आएगा ही, और आएगा Cr+3 आएगा, लेकिन उसके अलावा क्या आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन कितने बेटा, 7 ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम बेटा 7 टाइम्स वाटर। 7 टाइम्स वाटर ऐड करने से वहाँ से हाइड्रोजन आ गया, लेकिन यहाँ से है ही नहीं, 7 हाइड्रोजन है वहाँ से, यहाँ पे करेंगे हम 14, 7 × 2 हो गया 14 हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 14H+। आपको सबके कोएफिशिएंट्स मिल गए, यहाँ कोएफिशिएंट 6, यहाँ कोएफिशिएंट 1, यहाँ 14, इट्स 6 1 14, 6 1 14 देखो ऑप्शन में कहाँ पे है, 6 1 फोर्थ ऑप्शन में, 6 1 एंड 14, ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे Fe+2 का, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट होगा 14। For the redox reaction, the correct coefficients of reactants of the balanced reaction are Cr2O7 का कोएफिशिएंट, Na का कोएफिशिएंट और H+ का कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ऐसे जैसे हमने अभी किया, तो पहले लेंगे हम बेटा Cr2O7, लिया हमने Cr2O7, पावर है -2, प्लस क्या लेंगे बेटा, Na लेंगे हम, निकल। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो बन रहा है Cr+3 और उसके अलावा बन रहा है बेटा Na+2 बन रहा है। अब जरा एन फैक्टर्स पहले चेक करिए आप, इसका जो एन फैक्टर होगा, इसका एन फैक्टर होगा बेटा 6, एन फैक्टर इज 6। जरा इसका एन फैक्टर बताइए, निकल 0 से कहाँ जा रहा है, +2, चेंज कितना हो रहा है 2, एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। अब इसका एन फैक्टर 6 है, इसका एन फैक्टर 2 है, आप एन फैक्टर बैलेंस कर लो। अगर आप एन फैक्टर बैलेंस करेंगे तो इसको क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस वाले वैल्यू को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही 3 आपको कोएफिशिएंट में लिखना पड़ेगा। तो जब आप कोएफिशिएंट में 3 लिखोगे तो आप लिखोगे ऐसे, Cr2O7 पावर आएगा -2, प्लस लिखूंगा मैं बेटा 3 टाइम्स Na आएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा बेटा निकल, आ गया 3 टाइम्स निकल, और उसके बाद बाकी राइट साइड वाले स्पीशीज। अब देखो राइट साइड में जो भी आएगा, लेफ्ट साइड में आप देखो, लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 7, तो राइट साइड में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 7 टाइम्स वाटर करना पड़ेगा कि नहीं। 7 टाइम्स वाटर कितने हाइड्रोजन हो गए, 14 हाइड्रोजन, तो हमें लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा ऐड 14H+। अब आप बताइए कोएफिशिएंट कहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 14 है, इट्स 1 3 एंड 14, 1 3 एंड 14, वही निकालना था हमें Cr2O7 Na and H+, it's 1 3 and 14। How many moles of K2Cr2O7 can be reduced by 1 mole of Sn+2? अब देखिए ये आसान है, Cr2O7 आपने लिया, Cr2O7 उस पर चार्ज है -2, आपने दूसरे साइड में क्या लिया,
Sn प्लस 2, यहाँ पे लिया Sn प्लस 2। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट Sn प्लस 2 को खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा Cr प्लस 3 में, लेकिन Sn को कन्वर्ट करेगा Sn प्लस 4 में। अब जरा एन फैक्टर बताओ देख के, इसका एन फैक्टर जो है वो है 6 के बराबर, एन फैक्टर इज 6, और इसका जो एन फैक्टर होगा वो आएगा 2 के बराबर। क्यों आएगा 2, प्लस 2 से प्लस 4 जा रहा है। अब आप देखो जब इसके 2 मोल लगेंगे, जरा देखो बेटा आपको क्या करना है, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले वैल्यू को कैन बी रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Sn प्लस। ठीक है बेटा, देखो क्या है, अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है 2, तो मैं इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा Cr2O7 पावर है -2। बेटा आप कंफ्यूज मत होना, आप ये मत सोचना कि सर मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, मैं एन फैक्टर को बराबर कर रहा हूँ, मैं लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर कर रहा हूँ। तो ये 6 है, 6 रहने दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 6 बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नेट लॉस एंड गेन वुड बी 0। तो अब देखिए क्या Cr2O7 आएगा, प्लस क्या लिखूंगा मैं 3 टाइम्स Sn प्लस 2, 3 टाइम्स Sn प्लस 2 आएगा कि नहीं। आपको बताना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 के कितने मोल्स होंगे, कितने मोल्स होंगे K2Cr2O7 के जो रिड्यूस हो जाएंगे 1 मोल ऑफ Sn2। अब देखिए 3 मोल से कितने मोल रिड्यूस हो रहे हैं, इसके 1, 3 मोल से 1, इसके 1 मोल से कितने रिड्यूस होंगे यहाँ 1/3, तो 1/3 आएगा बेटा इसका आंसर। तो 1/3 जो होगा थर्ड ऑप्शन आएगा इसका आंसर। 0.45 ग्राम ऑफ एसिड, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 90, वाज एक्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml ऑफ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। द बेसिटी ऑफ द गिवन एसिड इज, आपको एसिड का एन फैक्टर निकालना है, एसिड की जो बेसिटी होती है वो एन फैक्टर के बराबर होती है। अब आपको ये क्वेश्चन में दिया कि एक एसिड आपने लिया हुआ है, जो भी एसिड है इसका रिएक्शन आपने करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन आपस में करवाएंगे, आपको ऑलवेज पता है कि जो इक्विवेलेंट होंगे एसिड के, इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड जो होंगे वो ऑलवेज बराबर होंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH के, ये इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होंगे। अब एसिड का जो इक्विवेलेंट मैं निकालूंगा और बेस का इक्विवेलेंट जब मैं निकालूंगा, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मुझे एसिड का दिया है मास, तो एसिड का इक्विवेलेंट हम ऐसे निकालेंगे W/m × n फैक्टर, या n फैक्टर बनेगा इसका बेसिटी, बेसिटी मींस वही आपको निकालना है। अब इसके इक्विवेलेंट कैसे मैं निकालूंगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, मुझे लिखना चाहे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अब मैंने नॉर्मेलिटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है, अगर एन फैक्टर 1 होगा तब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के वैल्यू सेम होते हैं। तो हमने क्या लिखना है, W का वैल्यू कितना दिया 0.45 डिवाइड क्या कर लेंगे हम 90 इंटू करेंगे इसकी बेसिटी विच इज एन फैक्टर, इट्स इक्वल मोलैरिटी कितना दिया 0.5 एंड वॉल्यूम इन लीटर दिया है ml दिया, ml में कितना दिया 20 ml, तो वो बनेगा 20 ml इज 0.02 लीटर, तो इतना बनेगा। अब यहाँ से एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेना, जो एन फैक्टर होगा एन फैक्टर वुड बी इक्वल टू 2, एन फैक्टर 2 का मतलब हुआ कि जो इस एसिड की बेसिटी होगी वो बेसिटी होगी किसके बराबर, दैट वुड बी इक्वल टू 2, तो बेसिटी का आंसर आएगा बेटा 2। इक्विवेलेंट मास ऑफ FeC2O4 इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो FeC2O4 है इसका इक्विवेलेंट मास निकाल के दे दो। जरा ये रिएक्शन ट्राई कर लेते हैं, FeC2O4 हमने लिया हुआ है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में और यहाँ से मिल रहा हमें CO2। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो Fe है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब देखिए Fe कहाँ जा रहा है, +2 से +3, तो इसमें जो चेंज आ रहा है उसको मैं N1 लिखूंगा, N1 इज 1, ये बनेगा इसका एन फैक्टर, यहाँ पे आयरन वाले पार्ट का एन फैक्टर। अब ये +3 से कहाँ जा रहा है, +3 से ये +4 जा रहा है, इसको मैं N2 लिखूंगा, N2 वुड बी इक्वल टू 2 × 1 विच इज इक्वल टू, अब बोलेंगे 2 कहाँ से आ गया, 2 कार्बन है, एक कार्बन में चेंज 1 हो रहा है, 2 × 1 इज 2, तो मुझे निकालना है इसका एन फैक्टर, एन फैक्टर आएगा बराबर N1 + N2। अब क्यों करना है प्लस, देखिए आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जब किसी रिएक्शन में एक ही कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, अगर उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ बढ़ेगा तो आपको एन फैक्टर निकालना है, तो उन वैल्यूज को आप जो नेट चेंज हो रहा है उनको सम करो। अगर दोनों का कम ही होता तब भी दोनों को सम करते हैं, लेकिन अगर एक का बढ़ता और एक का कम होता तब मैं डिफरेंस निकालता, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है तो आई विल राइट N1 + N2, वो आएगा 1 + 2 दैट्स इक्वल टू 3, ये हो गया एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास में एन फैक्टर, तो मोलर मास कितना होगा, मोलर मास जितना भी होगा एन फैक्टर इज 3 विच इज इक्वल टू m/3, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू m/3।
The equivalent mass of MnSO4 is half of its molecular weight. Equivalent mass of MnSO4 जो होगा MnSO4 वो बराबर होगा half of molecular weight when it is converted to, जब हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे। देखिए जरा Mn देखिए, MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अब इसका इक्विवेलेंट मास जो होगा वो आएगा हाफ, लेकिन तब तो या तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या तो 2 से बढ़ना चाहिए या तो 2 से कम होना चाहिए, या तो +4 बनना चाहिए या तो 0 बनना चाहिए। अब अगर +4 बनेगा, अब देखिए इनमें 0 तो कहीं नहीं है, अब देखिए इनमें +4 कहाँ पे है, ये तो हो गया +3, ये तो हो गया +4 और ये तो हो गया +7 और ये कितना होगा, ये हो गया +6। अब जरा इनमें से एक देखिए, आप एक कंपाउंड ऐसा दिया है MnO2, MnO2 में आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है Mn का +4। जरा इसका n फैक्टर आप बताइए, n फैक्टर कितना आएगा, चेंज कितना हो रहा है, चेंज इज 2 - 4 दैट्स इक्वल टू 2। तो अगर n फैक्टर 2 होगा, इक्विवेलेंट मास आएगा मोलर मास बाय n फैक्टर, तो मोलर मास m है, n फैक्टर कितना होगा 2, तो वो आएगा m/2 आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब MnSO4 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, MnO2 में कन्वर्ट होना पड़ेगा। Which are the following reactions is a redox reaction, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो रिडॉक्स होता है। जरा आप देखिए थोड़ा कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन है। क्या आपको लास्ट वाला रिएक्शन रिडॉक्स लग रहा है? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब बाकी वाले जो रिएक्शंस है, ये वाला जो रिएक्शन है इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर में, डबल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ पार्ट आएगा इसका आंसर। Which reaction does not represent auto redox, और इसको दूसरा नाम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। इनमें से कौन सा रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, वो आपको रिएक्शन पहचानना है। जरा Cl पे नजर मारिए, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे -1 है Cl का और यहाँ पे +5 होगा। तो देखो 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +5 ऑक्सीडेशन रिडॉक्स। H2O2 का डिकम्पोजिशन ऑलवेज डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। कॉपर +1 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में और 0 में। कॉपर +1 से +2 जा रहा है ऑक्सीडेशन और +1 से 0 जा रहा है, तो वो क्या होगा, +1 से 0 रिडक्शन, तो दोनों हो रहे हैं। अब इसमें लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला इसका आंसर आएगा NH4। ऐसे ही NH4 देखिए बेटा, इसमें जरा इसमें आप ट्राई करिए, इसमें लिखा है नॉट, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। देखिए क्यों, इसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर, किसी का ऐसा एलिमेंट कोई नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है। Cr2O7 जो होगा इसमें +6 स्टेट में होगा, +6 स्टेट में होगा। यहाँ पे जो Cr होगा वो होगा +3 स्टेट में। अब उसके बाद जितने भी हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन का होगा यहाँ पे +1, जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे +1 होंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है वो -2 वाले हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कौन से वाले हैं, -2 वाले हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा NH4 में, NH4 +1 में जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन आएगा वो आएगा, यू जस्ट वेट मिनट, NH4 अगर हम लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा, नेट चार्ज होगा इसका +1, तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा -3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO7, H2SO7 में क्या हो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और K4FeCN6 में। देखिए हम पहला ले रहे हैं H2S2O7, देखिए इसमें क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन का हो गया +2, उसके बाद लेंगे हम बेटा 2 सल्फर प्लस लेंगे हम 7 टाइम्स ऑक्सीजन हो गया -14 इज इक्वल टू 0। अब जरा आप देखिए बेटा 2 सल्फर किसके बराबर आएंगे, दैट्स इक्वल टू +14 - 2 आएगा कि नहीं, तो 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो आएगा +12, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो होगा +6, ये होगा सल्फर का। अब दूसरा कंपाउंड आपको जो दिया है वो है K4FeCN6, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो डायरेक्टली आपको दिख रहा है वो +2 होगा, तो ये +6 होगा, दूसरा +2 होगा, तो +2 होगा, +6 एंड +2 पहला ही आ गया इसका। Which of the following species does not show disproportionation reaction, वो स्पीशीज जो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा, उसका आंसर वो आएगा जिस स्पीशी में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो या तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होगा या तो अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होना, उसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। इन सारे एलिमेंट्स में आपको क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, उसका मैक्सिमम होता है +7। अगर क्लोरीन -1 में होगा तब भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा, +7 में होगा तब भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा। जो इसका पहला वाला पार्ट है ClO4 -1, इसमें आप क्लोरीन चेक करेंगे, इसमें क्लोरीन है +7 में, तो अगर क्लोरीन +7 में होगा तब ये डिस्प्रपोर्शनेशन डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा।
स्टेटमेंट आपको दिया, ऑक्सीजन एटम इन बोथ O2 एंड O3 हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इन F2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2, ठीक है। स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, जो कि नहीं है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये बात सही है कि सेकंड वाला जो है वो दोनों ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट 1 का करेक्ट आंसर नहीं है, बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स। Thank you so much, beta. So this was all about your chemistry portion. So we wish you all the best.